ये जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशंस पे है कि वो उसमें आपको रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का मतलब क्या होता है और क्या क्या थ्रेड्स हैं इस रूल बेस्ड ऑर्डर में, इंटरनेशनल ऑर्डर में। तो देखते हैं। देखिए, आपको तो इसमें पहले बताना होगा क्या क्या कोर कंपोनेंट्स हैं जब आप रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हो उसका। और फिर इसमें आपका जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और सोशल इश्यूज आ जाएगा। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये 5 एंगल से आपको इसको डिस्कस करना पड़ेगा। और फिर साथ में आपको बताना होगा कि क्या क्या इम्पैक्ट है ऑफ द थ्रेड्स टू रूल बेस्ड, मतलब कि लास्टली थ्रेड्स बताना पड़ेगा और उसका जो भी स्टेप्स ले सकते हैं टू रिफॉर्म इट, ताकि बैलेंस ऑफ पावर हो और एक मल्टीलैटरल और इंक्लूसिव हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर बने। जो फ्रेज़ है इंटरनेशनल ऑर्डर, ये वेस्ट का है और इसके अनुसार जो मेन फीचर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के वो है, एक पहला रूल्स होता है, दूसरा नॉर्म्स और तीसरा इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्न करते हैं रिलेशन। दिस आर अमॉन्ग दिस आर द ट्रीटीज़। तो इसका फॉर्म होगा आपका ट्रीटीज़, फिर इंटरनेशनल लॉ, फिर फॉर्मल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज़, ये सब इसके पार्ट हैं। इसके थ्रू अब क्या अचीव या ऑब्जेक्टिव क्या होता है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का। अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो वो होगा आपका डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स। तो इस तरह से हमने समझा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होता क्या है। तो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 क्या हुआ कि जो पूरा वर्ल्ड था एक तरह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो एक ज़रूरत फील हुई रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की बाय लाइक माइंडेड अलाइज। तो इसमें जो भी पावरफुल नेशंस थे वो सब तैयार हुए। ठीक है, अगर थ्रेट्स देखें टू द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, वो है कि जो एक जियो स्ट्रेटेजिक टेंशन, मतलब वो चाइना या यूएस हो या बाकी कंट्रीज़ हो, जो एक थ्रेट दिखता है, ठीक है, वो है कि जो पॉलिटिकल टेंशन जब इन सारे पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में होता है और उसके कारण पावर रिलेशन शिफ्ट करता है या अनसर्टेनिटी होती है, इंस्टेबिलिटी होती है। दूसरा कि मल्टीलैटरल ऑर्डर, मतलब कि आप यूनिलैटरल या मतलब कि सिंगल कंट्री के बजाय एक मल्टीलैटरल ऑर्डर जब क्राइसिस फेस करती है। इसका एग्जांपल हो सकता है अभी का जैसे डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है कुछ दिनों से। उसी तरह हम लोग का WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ब्लेम लगे कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो ये जो मल्टीलैटरल ऑर्डर पे जो थ्रेट्स होते हैं। तीसरा कि ग्रेट पावर कंपटीशन, जैसा मैंने कहा जब यूएस, चाइना, रसिया इन लोगों के बीच में कंपटीशन होता है तो ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उस पर एक तरह से थ्रेट इमर्ज करता है। फिर बाकी रीजनल पावर, न्यूक्लियर मिसाइल जो प्रोग्राम्स ये लोग कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तानी हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, अगर इनके पास न्यूक्लियर पावर आई है तो फिर न्यूक्लियर पावर नेशन ऐसे नेशन जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो बाकी देश के लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, जो रोग नेशन है अगर उनके पास चला गया, मान लीजिए जैसे कि जो भी नॉर्थ कोरिया है, अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर है वो उसको यूज़ करता है तो ये एज ए थ्रेट क्रिएट हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि टेररिज्म और ग्लोबल थ्रेट्स। जो टेररिज्म है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट है, वो चाहे फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हो जैसे कि ISIS या तालिबान। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉपुलिस्ट मूवमेंट। अब क्या होता है कि कोई भी मूवमेंट होता है उससे पॉपुलिस्ट मूवमेंट होता है, जैसे कि ब्रेक्सिट। ठीक है, तो ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, तो इससे जो बाकी एक सिस्टम है, वर्ल्ड सिस्टम है, उस पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उसी तरह US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साइंड आउट मैनी ऑफ द एग्रीमेंट्स ड्यू टू पॉपुलिज्म। तो जब आप वो लार्जर वेलफेयर ना देख के पॉपुलिज्म देखते हो तो फिर जो आपका एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो उस पर इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीजिंग क्वेश्चन अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स विलिंगनेस टू कंटिन्यू। अभी तक
यूनाइटेड स्टेट्स को माना जाता था कि वो पूरे वर्ल्ड सिस्टम को स्टेबल रख रहा है, लेकिन अब जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट की बात हो रही है तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि क्या अब अमेरिका पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जिस तरह से अमेरिका ने डील किया अफ़गानिस्तान का इशू, तो उस पर ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स रेडी है एक वर्ल्ड पावर की तरह लीड करने को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि क्लाइमेट एंड रिलेटेड गवर्नमेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल रिस्क। देखिए नए नए फॉर्म के रिस्क आ रहे हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल हो गया, क्लाइमेट हो गया, फिर अभी कोविड का हो गया, तो इस तरह के नए नए रिस्क भी एक तरह के थ्रेट ही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि कोविड-19, जैसे मैंने कहा कि इसने पूरे वर्ल्ड सिस्टम पे एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट किया, और अब देखना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड कैसे उससे उभर पाता है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में फिर आप लिखोगे कि की स्ट्रेटेजिक मेजर of the international community needed over the next decade is enhancement of international rule of law and order। मतलब कि जो भी थ्रेट्स और क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं उसके बाद रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर UN 75 शुड बी अ मोमेंट ऑफ क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड शॉक टेकिंग। हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी इंडिया जैसे देश के लिए बायलैटरली सारे पावरफुल कंट्रीज से डील करना उतना इजी नहीं होता, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे हम अपने इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते हैं। बायलैटरली हर इशू पे किसी कंट्री को कन्विंस करना या उससे डिस्कशन करना उतना आसान नहीं होता, तो इसलिए इंडिया हमेशा मल्टीलैटरल फोरम के प्रो रहा है। इंडिया साथ में ये भी चाहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो और ग्लोबल पीसफुल ऑर्डर रहे। अगर वैल्यू एडिशन देखें तो रूल बेस्ड ग्लोबल सिस्टम होना चाहिए। रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये होना चाहिए। ये स्टार्ट किया गया था डेमोक्रेटिक एलाइज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये इसकी ज़रूरत फील हुई। इसके अनुसार कुछ नॉर्म्स प्रिंसिपल्स कि कैसे ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक गवर्नेंस चलाना चाहिए, इस पर बात हुई। इसमें आपका कंसिस्ट करता है सेट ऑफ रूल्स जो कि टारगेट करता है पीसफुल, प्रिडिक्टेबल और कोऑपरेटिव बिहेवियर अमॉन्ग स्टेट्स। तो इसीलिए यूएन बना या नाटो को एज अ बॉडी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसमें आप यूएन का जैसे ही रोल है कि वो आप डिस्कस कर सकते हो, सेटल कर सकते हो डिस्प्यूट्स, और इसमें जो पावरफुल डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जैसे यूएस ने हमेशा ट्राई किया है कि इसकी लेजिटिमेसी को प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, तो इन द सिक्योरिटी रियल्म में अगर हम देखें तो इस कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल अलायंस इन यूरोप एंड एशिया, ताकि स्टेट की सॉवरेनिटी प्लस इंटीग्रिटी मेंटेन हो, मतलब कि पीसफुल नेशन हो और जो भी एक स्टेबिलिटी बनी रहे पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इकोनॉमिक डोमेन में ये देखें तो इसका मतलब होता है कि इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ाना, मतलब कि जो वर्ल्ड के मार्केट्स हैं, इकोनॉमी है, जो रॉ मटेरियल है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना, एक फ्री डोमेन रखना रूल बेस्ड सिस्टम के बेसिस पे। और इसमें आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम आता है जिसमें आपका WTO गैट्स बना। तो आपको ये अलग अलग एंगल से यहाँ पे बताया गया है कि इकोनॉमिक डोमेन में कौन हुआ, सिक्योरिटी रिल्म में आप इसको कैसे देखोगे, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर इधर सिक्योरिटी। ठीक है, और फिर अगर आप लास्टली इसको गवर्नेंस के बेसिस पे देखो तो इसमें आपका आएगा डेमोक्रेसी प्लस ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फिर लास्टली ये इसमें कहा गया है कि जो भी सिस्टम है वो इवॉल्व करता है। ठीक है, और उसमें अडेप्टेशन होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, और यही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ उस समय तक दिखा। तो जो भी सिस्टम है वो इवॉल्व करेगा, वो स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, नए थ्रेट्स आएंगे और उसको ओवरकम करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से करके ये रूल बेस्ड ऑर्डर के ऊपर हम लोगों ने देख लिया, रूल बेस्ड ग्लोबल सिस्टम। रूल बेस्ड ग्लोबल सिस्टम में हमने वही पहले डिस्कस किया कि कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या क्या इसका अलग अलग जो क्राइटेरिया है, पहला है कि क्या होता है,
मतलब मीनिंग इसका, फिर उसके अलग अलग डोमेन, इकोनॉमिक डोमेन, गवर्नेंस डोमेन, तो और सिक्योरिटी रिल्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आंसर कर लिया। थैंक यू।